सभी को गुड मॉर्निंग। मैं वीएल सर आज आप लोगों के लिए भारत भूगोल को पढ़ाने के लिए लेकर आया हूं और स्टार्टिंग पॉइंट से मैं भारत भूगोल पढ़ाने जा रहा हूं। बाय मैपिंग, बाय पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भूगोल से मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आज कि भारत की स्थिति क्या है, भारत है कहाँ। भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पर, यानी जो हमारे पृथ्वी का एक काल्पनिक ग्लोब है, जिस ग्लोब के आधार पर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का एक जो मॉडल है, उस मॉडल पर, उस ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है उसे हम आज जानेंगे। और भारत के पड़ोसी देश क्या है, उसका स्थिति विस्तार क्या है, इसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। चले हम देखते हैं भारत के बारे में। आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है। तो पहले हम यह जान लें कि भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर। तो भारत, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यह प्रश्न आपको मिलता है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसको हम पहले देख लेते हैं कि यह कैसे स्थित है। इसकी स्थिति को हम देखें। यह हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। उत्तर का, ऊपर का जो गोलार्ध होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का जो गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसके बाद तो भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, यानी जो हमारी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके उत्तर में है। इसलिए भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। आपने पहला जवाब लिया। दूसरा जवाब ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये तो हमारी अक्षांश रेखा थी, उत्तर से दक्षिण की ओर जो ग्लोब पर खींची गई रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। तो इसको हम और सुविधा के लिए बांट देते हैं। तो इसके पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध हो जाता है, पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। तो अब भारत की स्थिति आप देखेंगे तो यहीं पर भारत की स्थिति जो है आपकी बनती है। इस तरह से एक भारत की स्थिति है। तो इस तरह से भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। यह आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, यह उत्तरी गोलार्ध है, यह पश्चिमी गोलार्ध है और यह पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी। तो इस तरह से पहले तो हम देख लिए कि ग्लोब पर भारत है कहाँ। तो ग्लोब पर भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हमने देख लिया कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो भारत हमारा क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आता है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल जैसा कि आपने देखा कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थिति जो है ग्लोब पर उत्तरी
पूर्वी गोलार्ध में है और इसका क्षेत्रफल क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल को हमने देखा, इसके बाद हम विश्व में देख लेते हैं कि यह भारत जो है विश्व में किस नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। विश्व में भारत के क्षेत्रफल की भागीदारी जो है 2.40 है। तो क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल है भारत का 2.40%। विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला देश आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपका रूस, इसके बाद है कनाडा, इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद है आपका चीन, इसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है आपका भारत। तो आपने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और विश्व के क्षेत्रफल में इसका योगदान 2.40% है। और यह रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा देश है विश्व का। अब हम आगे देखते हैं इसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार। भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार क्या है आप देखें। उत्तरी और दक्षिणी विस्तार, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना है, जो भारत का मुख्य भूमि है 3214 किलोमीटर, यानी लद्दाख से तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक, यानी इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वह भारत की है 3214 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, या भारत का जो पूर्वी पश्चिमी विस्तार कितना है। तो उसमें हम अब देखेंगे, यहाँ गुजरात से, पश्चिमी बिंदु गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर। तो हमने देखा है कि भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व विस्तार जो है 2933 किलोमीटर। ये रहा भारत का विस्तार, भारत का क्षेत्रफल और भारत की स्थिति। अब हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, या उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश है, पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है, पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है। या इस तरह से पूछा जाता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से देश स्थित हैं, या भारत के पश्चिमी सीमा पर कौन से देश स्थित हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तो आप देखें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ देखिए नेपाल, ये नेपाल जो है, यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए भारत का पड़ोसी देश यहाँ देखिए नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो कुल कितने पड़ोसी देश हैं भारत के, जैसा कि आपने देखा, इसे काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5
6 और 7। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। तो 7 पड़ोसी देश हैं, इसको आपने देखा। इन पड़ोसी देशों से प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे लंबी है, या कौन सा भारत का पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न को आप देखें तो यहां पर आप देखें कि सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे अधिक अगर किसी देश की सीमा भारत के साथ लगती है अंतरराष्ट्रीय, तो बांग्लादेश की लगती है। देखिए 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा रेखा किससे लगती है? अफगानिस्तान की। ठीक, अफगानिस्तान की सीमा रेखा सबसे कम यानी 106 किलोमीटर की मात्र सीमा है। और सीमाएं को देख लें, नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर, चीन की है 3488 किलोमीटर, भूटान की है 699 किलोमीटर, इसके बाद म्यांमार की है 1643 किलोमीटर, इसके बाद बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर, पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है 106 किलोमीटर। इस प्रकार इन सब में अगर हम देखें तो सबसे अधिक जो है सीमा जो है बांग्लादेश की है और सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान की है। इस तरह से कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे छोटी सीमा भारत के साथ किस देश की लगती है, तो उसमें आता है ऑप्शन अफगानिस्तान। अगर सबसे अधिक सीमा रेखा की बात आती है तो उसमें आता है बांग्लादेश। अब हम देख लिए कि इससे संबंधित प्रश्न क्या बनते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि देखिए ये चीन जो है सबसे विशाल देश है और चीन भारत से 3 गुना बड़ा है। लगभग भारत के क्षेत्रफल से लगभग सबसे बड़ा देश चीन है। तो इस तरह से हम देख लेंगे। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत के पूर्वी पड़ोसी देश में कौन कौन से देश आते हैं। आप देखिए नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, ठीक, ये पूर्वी पड़ोसी देश हैं। अगर कभी कभी दक्षिणी पड़ोसी देश पूछता है तो दक्षिणी पड़ोसी देश में बस 2 देश आते हैं, आपका म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिमी पड़ोसी देश में आपका आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस तरह से पड़ोसी देशों से भी प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमने देख लिया पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थिति क्या थी, भारत का क्षेत्रफल क्या था, भारत किस नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। देखिए अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। देखिए यहाँ भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से, यानी पूर्वी अक्षांश से, पूर्व का मतलब पूर्वी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश, यानी इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। और इसका जो है देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस तरह से हमने देखा कि इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इस प्रकार है। अब आता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश
किस बिंदु पर है? तो सबसे उत्तरी अक्षांश जो है आपका इंदिरा पॉइंट पर है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है इंदिरा पॉइंट पर है। या कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि इंदिरा काल भारत के किस अक्षांश पर स्थित है? तो प्रश्न आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा क्या स्थित है? इंदिरा काल। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि जो है कन्याकुमारी किस अक्षांश पर स्थित है? भारत के किस अक्षांश पे कन्याकुमारी स्थित है? तो आपका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट जो है पूर्वी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश पर हमारा क्या स्थित है? कन्याकुमारी, जिसको हम केप कमोरिन द्वीप भी कहते हैं। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा इंदिरा काल स्थित है। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है दो तरीके से कि सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। या सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन सा बिंदु स्थित है? इंदिरा काल। सबसे दक्षिणी बिंदु पर, दक्षिणी अक्षांश पर क्या स्थित है? कन्याकुमारी या केप कमोरिन द्वीप। इस तरह से हम देशांतर के बारे में देख लेते हैं। देशांतर के बारे में आप देखिए कि 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्व से 68 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्व ये देशांतरी विस्तार है। ये देशांतरी विस्तार है और इस देशांतरी विस्तार यह देशांतरी विस्तार भारत का जो है यह यानी ये जो देशांतर है ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है। यह भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है और यह भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे जो है पश्चिमी देशांतर क्या है? तो सबसे पश्चिमी देशांतर आपका क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम देखते हैं कि इन बिंदुओं पर सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसका नाम है किबिथु। कभी कभी प्रश्न आता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। ये स्थित कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो गौर मोता या गुहार मोती यह कहाँ स्थित है? गुजरात कच्छ। एक कच्छ राज्य में सबसे पश्चिमी बिंदु है। कभी कभी आता है इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य में स्थित है? लद्दाख। सबसे दक्षिणी बिंदु किस राज्य में भारत का स्थित है? तमिलनाडु। इस तरह से हमने देखा कि भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार और को इस तरह से हमने देखा कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है और पश्चिम में क्या है और पूर्व में क्या है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को कि जब कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप अगर बताते हैं कन्याकुमारी या केप कमोरिन द्वीप तो एक आंसर आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है क्योंकि यह संपूर्ण भारत का दक्षिण बिंदु है, जबकि जो कन्याकुमारी है वह भारत का दक्षिणतम बिंदु
नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है या भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। जब कभी आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप बताएंगे कन्याकुमारी या केप कमेरून द्वीप। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि नहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आपको बताना होगा इंदिरा पॉइंट। यह कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पे। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है आपका है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट आपका कन्याकुमारी। इस तरह से यहाँ पर कभी कभी भ्रम जैसी स्थितियां आपके सामने आ जाती है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इसमें आप भ्रम में पड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि जब कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आप इंदिरा पॉइंट को टिक करेंगे। जब पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप कन्याकुमारी को ही टिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। जैसा कि यह स्थान भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है। यानी इंदिरा पॉइंट 876 किलोमीटर दूर है 0 डिग्री अक्षांश से। देखिए इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, वह 876 किलोमीटर दूर है मात्र किससे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा से। तो विषुवत रेखा से यह 876 किलोमीटर दूर है। यह भी एक प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए पूछने के लिए कि इंदिरा पॉइंट भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। इंदिरा पॉइंट है क्या, इसके बारे में भी मैं बता दूं कि इंदिरा पॉइंट इसको पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था, लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम बदल करके इंदिरा पॉइंट रखा गया, जबकि इसके पहले इसे पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और एक बात है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे इंदिरा पॉइंट एक छोटा सा गांव है इंदिरा पॉइंट, और उस गांव में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में केवल 4 परिवार रहते हैं और 4 परिवार के कुल आबादी जो है 27 है, और उसमें साक्षरता को अगर देखा जाए तो 85% वहां साक्षरता पाई जाती है। इस इंदिरा पॉइंट जो छोटा सा एक गांव है 4 परिवार का, तो इस तरह से हमने देखा कि इंदिरा पॉइंट जो है कहां पे स्थित है। कभी कभी आता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वह स्थित है किस अक्षांश पर है, तो आप याद रखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट पर। और कन्याकुमारी कहां स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व, और एक कितने पूर्व है? यह भी पूर्व में है आपका। अब यहाँ एक भ्रम और मैं आपका दूर करना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए इंदिरा काल है, इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऐसा आप कभी नहीं सोचिएगा कि नहीं इनका ये जो दक्षिणी बिंदु का नाम जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये पड़ा है, तो उत्तरी भाग का भी नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो उत्तरी भाग है वह इंदिरा काल है। ठीक है, काल में दर्रा होता है, तो ये इंदिरा
ये जो उत्तरी भाग का नाम है, लक्ष्मी के एक रूप के नाम, लक्ष्मी का एक नाम इंद्रा भी है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी के उपासक अधिक हैं, जिसके कारण यहाँ पर लक्ष्मी के एक नाम के ऊपर जो है ये नाम जो है इंदिरा काल रखा गया है। इस तरह से आपने देखा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जो माता लक्ष्मी के एक नाम पर रखा गया है, जो लद्दाख राज्य में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो यह जो है लद्दाख में चला गया है। अब जो है इसका दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पूर्व में स्थित है। और भारत के मुख्य भूमि का अगर देखा जाए तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से हम केप कैमरून द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और पश्चिमी भाग को भी देख लीजिए, भारत के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है गोर मोता या गुहार मोती, जो कच्छ में स्थित है। और यह 68 डिग्री 7 मिनट जो है पश्चिमी भाग में भारत के स्थित है, लेकिन यह ग्लोब में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व ही स्थित है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी भाग में आपने देखा, पूर्वी भाग में देखिए कि यहाँ पर 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व में किबिथु जो है यह भारत का सबसे पूर्वी भाग है, जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु आता है। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी, अगर कह लिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। और सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। इस तरह से अब यहाँ पर हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है, और भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जो स्थित बिंदु हैं, जो स्थित स्थान हैं, वे कौन कौन से हैं, कहां पर हैं, इसको भी हमने यहाँ देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक स्थिति विस्तार और उसकी भौगोलिक स्थिति को समझ लिए हैं। अब मैं आपको कुछ और जो है तथ्य को बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप लोग भ्रमित रहते हैं, कभी परेशान रहते हैं कि कैसे वहां अधिक समय होता है, कैसे यहाँ कम समय होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वृत्त होता है, इसमें 360 डिग्री के कोण बनते हैं। तो 360 डिग्री के कोण बनते हैं, यानी किसी वृत्त में एक डिग्री पर अगर रेखाएं खींची जाएं तो 360 रेखाएं होती हैं। और इसी तरह से पृथ्वी पर भी 360 जो है देशांतर रेखाएं खींची गई है। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह से पूरे पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में जो है 24 घंटे का समय लगता है। इस तरह से हम आज देखेंगे कि जो हमारा मानक समय है, भारतीय मानक समय को हम देख लेंगे। अभी देखिए, हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा, जो भारतीय मानक देशांतर है या मानक समय जो होता है, वो कैसे निर्धारित किया जाता है। किसी देश का जो मध्य देशांतर रेखा होती है, उसी को मध्य मानक या मध्य देशांतर रेखा माना जाता है। और उसी के आधार पर पूरे देश के समय का निर्धारण किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से देखिए, यह आपका सबसे पश्चिमी देशांतर है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, और ये सबसे पूर्वी देशांतर। यहां से यहां तक आप देखिए, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो देशांतरों की संख्या लगभग 30 होती है। देशांतरों की संख्या लगभग 30 है। तो 30 देशांतर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो
अब हम देखते हैं कि यहाँ गुहार मोती से यानी कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर है। अगर एक देशांतर पार करते हैं तो 4 मिनट लगता है, तो अगर हम 30 देशांतर पार करते हैं तो हो गया 120 मिनट यानी 2 घंटे। 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जो भाग पूर्व में होता है वहां समय पहले होता है, जो पश्चिम में होता है वहां समय बाद में होता है। और इसी कारण जो भाग पूर्व में होता वहां सूर्योदय पहले होता है, जो भाग पश्चिम में होता वहां सूर्योदय बाद में होता है। इस तरह से अगर हम देख लें कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश 30 देशांतर का अंतराल मिलता है और एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी टोटल समय लगा 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे। 2 घंटे, तो 2 घंटे का अंतराल हो गया। तो पता चला, जैसे अगर मानक समय नहीं होगा तो पता चला अरुणाचल प्रदेश में अगर यहाँ पर 2 बज रहा है या यहाँ पर 10 बज रहा है, अरुणाचल प्रदेश में अगर 10 बज रहा है तो यहाँ क्या बजेगा, 8 बजेगा, क्योंकि यहाँ का समय क्या है, आगे है, यहाँ का समय क्या होगा, पीछे होगा। इस तरह से अंतर होता है। इस यानी यहाँ के और यहाँ के, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसलिए इस अंतर को दूर करने के लिए देश के मध्य की देशांतर रेखा को चुना जाता है, उसी को मानक समय रेखा घोषित किया जाता है या बनाया जाता है। उसी आधार पर पूरे देश का समय निर्धारित किया जाता है। इस तरह से वैसे तो आप देखेंगे तो यहाँ कुछ समय होगा, यहाँ कुछ समय होगा, यहाँ कुछ समय होगा, यहाँ कुछ समय होगा, क्योंकि जो जैसी स्थिति में होगा उसका समय वैसे होगा। इस तरह से एक ही देश में कई समय अगर हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए यह ध्यान में दिया जाता है कि एक ऐसी रेखा को चुना जाए, देशांतर रेखा को, जिससे के आधार पर देश में, संपूर्ण देश में केवल एक ही समय निर्धारित किया जाए। इसलिए यहाँ पर भारत का जो मानक समय है यहीं से खींचा माना गया है, जो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ये भारत का मानक समय है। 82 डिग्री 30 मिनट मानक समय, मानक समय, ठीक, मानक समय देशांतर, मानक समय देशांतर रेखा है आपकी। और यह आपके यहीं पर नैनी है इलाहाबाद का, यहीं से होते हुए यह नीचे आती है। अब इस मानक समय रेखा या मानक देशांतर रेखा का निर्धारण हो जाने के कारण जो समय यहाँ होगा वही समय यहाँ होगा, वही समय यहाँ होगा, वही समय यहाँ होगा, वही समय यहाँ होगा। यानी भारत के सभी भागों में जो मानक समय यहाँ पर होगा वही समय भारत के सभी भागों में होगा। इसलिए यह मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अब देख लीजिए, इसी तरह आपने देखा है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और आपने देखा कि यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो है ये नैनी के पास से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह किस स्थान से गुजरती है। उसमें ऑप्शन होता है इलाहाबाद, बंगलौर, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो उसमें आप याद रखिएगा इलाहाबाद भी सही है, इलाहाबाद में नैनी भी सही है, इसमें प्रयागराज भी सही है। और
इलाहाबाद में नैनी के पास एक मिर्जापुर पड़ता है, वहां से गुजरती है, अगर एग्जैक्ट अगर देखें तो। इस तरह से यह 5 राज्यों से गुजरती। कभी कभी प्रश्न आता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप देखिए ये 5 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है यहां पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है उड़ीसा, इसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, इससे प्रश्न आता है कि ये जो मानक समय रेखा है भारत की, वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके साथ जो है एक प्रश्न और इससे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि यह रेखा इलाहाबाद के किस स्थान से गुजरती है? तो यहीं पर है, देखिए उत्तर प्रदेश का नैनी, ये नैनी है, इलाहाबाद में पड़ता है, नैनी के ही पास से गुजरती है। और एक प्रश्न यहां पर और बनता है कि जो मानक समय के द्वारा भारत का समय निर्धारित होता है, कौन सा समय संपूर्ण भारत के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह इलाहाबाद नैनी का ही समय हर जगह जो है प्रयोग किया जाता है। अब आज का वीडियो यहीं तक, हम कल इसके आगे का वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।